अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। प्रोग्राम हक़ाइक़ में एहसान बटालवी आज अपने नाज़रीन को ये बताना चाहेगा कि कल हमने एक नया इमरान खान देखा जिसने गालिबन अपने उन साथियों से मशवरा नहीं किया जिनके बारे में एहसान बटालवी हमेशा ये बताता रहा कि ये नई नौकरी की तलाश में है और ये कोई वो काम नहीं करेंगे जो इमरान खान और पाकिस्तान के वफाद में हो। कल उन नौकरी पेशा वज़रा से निजात हासिल करके इमरान खान साहब ने नए पाकिस्तान की एक नई बुनियाद रखी। उन्होंने एक नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का आखिरकार आगाज कर दिया। ये देख लिया कि अगर हम कंस्ट्रक्ट नहीं भी कर सके, नए घर नहीं भी बना सके, लेकिन उन्होंने एक ऐसी स्कीम दे दी जो उस नए पाकिस्तान के लिए जो अपोजिशन हमेशा जो पूरे 35 साल इस मुल्क को लूटा, बर्बाद किया और लोगों के कपड़े, उनकी दवाइयाँ, उनके तालीम, उसका मुस्तकबिल बेच के आज वो ठाड़ से कहते हैं जी इमरान खान ने कुछ नहीं किया और उन लोगों को शर्म याद दिलाने वाला भी कोई नहीं। तो इमरान खान साहब ने एक नई स्कीम अनाउंस की है घरों की। नाज़रीन, उसमें यह है, आपको याद होगा कि बैंक पहले 14, 16, 18% तक हाउस बिल्डिंग लोन लेते थे या हाउस रेनोवेशन का लोन पे सूद लेते थे। इमरान खान साहब ने उस सूद को कम करके बैंकों के प्रॉफिट की रेशो 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% कर दी है और 10 मरले के घर पे सिर्फ 7% कर दी है, जिससे उस घर की किस्त, मैं खुद एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और थोड़ा सा अंदाजा नहीं कर सकता, अभी प्रॉपर कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर ये सख्ती से इंप्लीमेंट करवाया गया और बैंकों ने अपने पुरानी वारदातें इस पे शुरू ना की कि कंपाउंड इंटरेस्ट वाली वारदात ना डाली इस पे, तो ये इसका कर्ज की वापसी मकान के किराए के बराबर किस्त हो जाएगी और जो मकान से महरूम लोग हैं वो अपने घर खरीद सकेंगे और सुख का सांस ले सकेंगे। फिर देखना ये होगा कि इमरान खान को ये जो 35 साल डाकू ये क्या कहेंगे, ये 35 साल चोर क्या इल्ज़ाम देंगे, ये 35 साल लुटेरे उसको क्या क्या कहेंगे कि तुमने क्या नहीं कर सका। इसमें कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं जनाब नूरमन कसूरी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी राय दें। ये बेनज़ीर साहिबा के दौर में उनके एडवाइज़र भी रहे, लेकिन कोई 2-4 तजावीज़ है मैं चाहूँगा जी उसके बाद उन पर बात करें। कसूरी साहब, इसमें एक जो सबसे बड़ा रोल है वो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। आपने हुकूमतें देखी, हुकूमतें बनते देखी, टूटते देखी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हमेशा, मैं यहाँ जोर दे के कह रहा हूँ, हमेशा अपने फ़राइज़ से गाफिल रहा। उससे कभी नहीं सोचा कि मेरे रूल्स रेगुलेशन क्या हैं और मैंने अवाम के लिए इन बैंकों से क्या मुफाद ले सकता हूँ। यहाँ अगर स्टेट बैंक, अगर आपको याद हो, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, आपके दौर में भी वो ज़री लोन हुए थे, लेकिन और उनके लिए बैंकों की एक मखसूस रेशो फिक्स की गई थी, लेकिन वो रेशो बैंकों ने कभी अचीव नहीं की। उसकी बजाय जो थोड़ा बहुत जुर्माना उन पर होता था वो जुर्माना पे कर देते थे कि हमने ज़री लोन नहीं देने, हम जुर्माना देने को तैयार हो, इसलिए कि बैंकों के तमाम मालकान इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनका मफाद इंडस्ट्री में है। वो ये कभी रियलाइज नहीं कर सके इंडस्ट्री की बुनियाद, उसका रॉ मटेरियल भी यही जमीन जो उनकी माँ है वही देती है। उसकी बजाय उन्होंने हमेशा कोशिश की कि ज़री कर्जों को डिस्करेज किया जाए और उसकी बजाय जुर्माने पे करते रहे। जहाँ जनाब गवर्नर स्टेट बैंक साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब मिनिस्टर फाइनेंस साहब, अगर आप ये काम कर दें कि जो बैंक आपने जो ये 0.2% थी बैंकों का हाउस लोन देने की, आपने 5% फिक्स किया, जो बहुत बड़ा इजाफा है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए एक कानून बना दें। वो ये है कि जो बैंक ना दे उसका लाइसेंस कैंसिल कर दें।
उसको जुर्माना ना दे, जुर्माना करने की कोई जरूरत नहीं, वो जुर्माना दे देगा। उसे 18-20%, 26% तक कौम की जेबों से लूटा हुआ है और खरबों रुपए उसके प्रॉफिट है, वो उसे चंद करोड़ भी जुर्माने की सूरत में दे देगा। उसका लाइसेंस कैंसिल करने का ऑर्डर करें और वो कैंसिल हो जाए, ये ना हो कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस पर स्टे दे दे और आप खामोश रहें। उस पर कानून ऐसा बना दे कि ये ऐसा माली क्राइम होगा जिसपे कोई इदारा, कोई अदालत उस पर स्टे ना दे सके। इसी तरह आपने एक अनाउंस किया दुबई की तर्ज का एक नया शहर, उसमें भी जनाबे वाला एक बहुत अगर आप ये बना दें और फॉरेन इन्वेस्टर्स खासतौर पे अरब, खासतौर पे सऊदी अरब अपने अपने मुल्कों में बहुत तंग बैठे हैं, उन पे भी बहुत सी पाबंदियां लग चुकी, वो यहाँ आना चाहेंगे, आप उन्हें सहूलियत दें। उस पूरे शहर को ड्यूटी फ्री डिक्लेयर करके जो दुबई में ड्यूटी लगती है 2.5%, 3%, वो ड्यूटी फिक्स करें उस पर और फिर देखें कि वो शहर कामयाब होता है कि नहीं। इसी तरह घरों का जो लोन है उससे फॉरेन इन्वेस्टर इन्वाइट करें। आपको पता ही होगा कि अमेरिका में 1.5%, 2% पे हाउस लोन मिलता है, दुबई में भी 2-2.5% पे कर्जे मिलते हैं। तो आप उन्हें कहें कि अपने मुल्कों से पैसा लाएं, अपने मुल्कों से लोन लें और जहां लोगों से पैसा लेके उन्हें बेच के उसी रेशो पे अपने अपने कंसर्न मुल्कों को वापस करें। तो सूरी साहब, आपकी इस बारे में क्या राय है? इमरान खान के इस इनकलाबी कदम के बारे में आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहसान साहब, आपने बड़े जामे तरीके से और वसत तरीके से इमरान खान की आपकी जो पॉलिसीज हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, उनको बेहतर और मुवस्सल अंदाज में पेश किया और मैं इससे कमा तो गया कि ये एतमाद के साथ कहता हूँ कि ये ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर को ये करना चाहिए, आज के हालात के मुताबिक यही होना चाहिए। लेकिन असल बात एहसान साहब, पाकिस्तान में अमल दरामद की है, पॉलिसियां पाकिस्तान में बनती हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। मैं इसका तो पिछले कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत, पहली हुकूमत आप ये कह सकते हैं कि वो अब एक ऐसा लीडर था, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस वक्त की पीपल्स पार्टी इस टाइप की थी जो अवाम की सोच और अवाम के उमंगों के मुताबिक पार्टी थी और अवाम के ही लिए सोचते थे उनके जो लीडर। इसलिए जब उन्होंने साहब उस पार्टी की भी बदकिस्मती की इंतहा कि उसको जरदारी जैसा सदर भी देखना पड़ा। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में चले वो इसलिए कि एक जब हम अच्छी बात की बात करते हैं तो उसको अच्छे ही पैराए में मसा उसको मुताबिकत देनी चाहिए। तो भुट्टो साहब ने जब अवाम की फलाह बहबूद के लिए पॉलिसियां बनाई, हाउसिंग सेक्टर के लिए, जुडिशल रिमार्क सर्विसेज रिफॉर्म की शक्ल में, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह, तो यहाँ का जो स्टेटस को का तबका था, चाहे फ्यूडल थे, चाहे कैपिटलिस्ट थे, चाहे मतलब ब्यूरोक्रेट थे, सब ने मतलब उसको अपने मफादात के खिलाफ समझा। इसलिए उन्होंने किसी न किसी तरीके से रुकावटें डालने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसा एक मजबूत और कन्विक्शन वाला लीडर था, जिसकी वजह से ब्यूरोक्रेसी उस जमाने में कामयाब नहीं हुई। ज़ियाउल हक आया, ज़ियाउल हक की सोच क्योंकि अवामी थी नहीं, वो तो एक मतलब है कि ये समझ लें कि जैसे कौमों पे अजाब आते हैं, मतलब तो इसी जैसे कि कोरोना वायरस है, मुख्तलिफ इसी तरीके से कौमों की जिंदगी में जब आते हैं तो वो इसी टाइप का है। उसकी सोच अवाम के लिए थी नहीं। उसका ब्यूरोक्रेसी ने यह हल निकाला कि उसके जो ऐसे मतलब है कि पॉलिसियां थी, जैसे लोगों को कोड़े लगाना, जेलों में भेजना और पॉलिटिकल लोगों को नुकसान, उन पर तो मुकम्मल। आप कहना ये चाहते हैं कि इसी तरह इमरान खान की जो अच्छी पॉलिसी आई है, इसके लिए भी इसके साथी उसको सैबोताज करने की कोशिश करेंगे। तो ये था कि उसकी जो वो पॉलिसी थी जो उसको जाती उसके मतलब है कि दिल को खुशी महसूस करती थी या उसके इंतकाम को मतलब है कि एक फला और दरख्त बनाती थी, वो जो उसकी सोच के वो तो अमल दरामद कर देते थे। लेकिन कोई ऐसी पॉलिसी जिससे किसी न किसी तरीके से अवाम को फायदा, वो उस वक्त भी अमल दरामद नहीं होता था। उसके बाद ये हुआ कि मुख्तलिफ हुकूमतों के जमाने में ब्यूरोक्रेसी और अवामी हुकूमतें एक दूसरे की मुतजाद होती गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी,
क्योंकि उसने एक जद्दोजहद की थी डेमोक्रेसी के लिए। हम बात कर रहे हैं इमरान खान की हाउसिंग पॉलिसी। मैं सिर्फ एक मिनट आगे करेंगे, टाइम आपको पता है हमारे पास कम होता है। मैं सिर्फ आधे मिनट हाउसिंग पॉलिसी पे बात मैं इसीलिए आधे मिनट में सिर्फ ये बात, क्योंकि भुट्टो साहब भी नाकाम हुए थे। उन्होंने रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, ना रोटी मिली लोगों को, ना कपड़ा मिला, ना मकान मिला। अच्छा वो तो सर किसी और हम उस पर अलग बात करेंगे, लेकिन मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर ये मकान का एक वादा आ गया है, नहीं मैं इसी को मुअस्सर बनाने के लिए बात कर रही हूँ। तो मोहतरमा की जब हुकूमत आई तो उनकी ख्वाहिश थी कि अवाम के लिए हम बेहतर पॉलिसी बनाएं, लोगों को हकूक मिले, डेमोक्रेसी। तो उस वक्त क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो वही था जो ज़ियाउल हक था, जो इस्टेब्लिश ज़ियाउल हक ने किया था, और वो अवाम दुश्मन सोच रखता था। तो उन्होंने कोशिश की कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पॉलिसी, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो ऑर्डर्स थे अमल, उन पर 7% सिर्फ 7% मतलब अमल दरामद होता था। एक दिन मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे जो मोहतरमा के अहमद सादिक साहब, उनसे बात की। मैंने कहा जी आप ये क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा यार अभी तो कसूरी मिस्टर कसूरी मैं फिर कह रहा हूं टाइम कम है, मैं सिर्फ हाउसिंग कॉलोनी पे बात करना चाह रहा हूं। आधे में आ गया नहीं सर। तो उन्होंने कहा कि ये भी हमारे लिए, तो मेरा कहने का सिर्फ ये बैकग्राउंड में जाने का मकसद ये था कि इमरान खान साहब की जो हाउसिंग सेक्टर के लिए पॉलिसी है, उन्होंने पिछले दिनों मतलब है कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए जो रिफॉर्म्स की बात की थी, ये बहुत मुअस्सर और आज की जरूरत के मुताबिक है, और वो जो जिनका कहा जा सकता फौरी तौर पे नतीजा निकलने वाली बात है। तो इसलिए बात आती है मुअस्सर अमल दरामद की। तो मुअस्सर अमल दरामद के लिए जैसे कि आपने कहा है कि मॉनिटरिंग जो सिस्टम है उसको आप मजबूत करें। तो जैसे कि मैं बात कर रहा था मुअस्सर जो मॉनिटरिंग है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बदकिस्मती से आप कह रहे हैं जो बैलेंस है जो इकोनॉमी का, वो प्राइवेट सेक्टर की फेवर में हो गया। चाहे आप एग्रीकल्चर ले लें, चाहे इंडस्ट्री ले लें, फर्टिलाइजर में आ जाए, सीमेंट में आ जाए, शुगर में आ जाए, तो वो कार्टेल बन गए, उनके फिर मफादात हैं। वो कोई भी ऐसी पॉलिसी को मुअस्सर तरीके से उस पर अमल दरामद नहीं होंगे जो चाहे फुल स्टॉप कौमे की शक्ल में ही हो, जो उनके मफादात से किसी न किसी से जुड़े। इसलिए आप इमरान खान साहब से जो मेरा जो तजर्बा है सियासी तौर पर, मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी है उसको मुअस्सर बनाए, उसकी जो सियासी काम है वो सियासी बंदों के जरिए करें। क्योंकि अगर आपने ये प्राइवेट सेक्टर, लेकिन ये सियासी काम नहीं है, ये प्योर टेक्निकल काम है, ये स्टेट बैंक का काम है, ये बैंकों का काम है। स्टेट बैंक का गवर्नर विजिलेंट होना चाहिए, उसको डेली रिपोर्ट हो कि आज बैंकों ने डेली शाम को रिपोर्ट जाए कि आज बैंकों ने कितने कर्जे किए हैं हाउस लोन के, और वो रिपोर्ट उसके बाद मॉनिटरिंग सेल प्राइम मिनिस्टर के पास जाए। वो हाँ ये बात सही है आपकी कि वो एक टेक्निकल टीम और हो जो पॉलिटिकल, ये मैं कहना चाहता हूँ टेक्निकल टीम है ना, वो तो सब उसकी तो दूसरी राय हो ही नहीं सकती जो आप कह रहे हैं। असल बात यह है कि पॉलिटिकल काम है, इसको आप पॉलिटिकल तरीके से करें। अगर आप ये सोचते हैं कि ये बड़े बड़े नाम प्राइवेट सेक्टर के लोग जो आपने साथ आपके चल रहे हैं वो आपके लिए मुअस्सर पॉलिटिकल या अवामी मफादात की पॉलिसी में आपके मुआवन होंगे, तो ये आप सोच या आपकी मतलब खाम ख्याली है। इसके नताइज पहले भी नहीं निकले। जब पॉलिटिकल पार्टियों के जमाने में, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जमाने में भी ऐसा हो जाता था कि गैर सियासी लोगों को आप सियासी किरदार जब देते थे तो उसका रिजल्ट भी यही निकलते थे। इसलिए आप मैं बात पर आपको मुझे अफसोस है कि टोकना पड़ रहा है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि हमें बात करनी है क्या इमरान खान इसमें कामयाब होगा, और अगर कामयाब ना हुआ तो उसकी रीजंस सियासी बंदों का इसमें ताल्लुक नहीं। उनमें तो कोई ऐसा बंदा मुझे नजर नहीं आता जो टेक्निकली स्टेट बैंक को काबू कर सके, जो बैंकों से इनकी रिपोर्ट डेली मांग सके और इसकी मॉनिटरिंग कर सके। इन्हें कोई प्राइवेट जैसा इंटरनेशनल एजेंसीज है, KPMG है, दूसरे इदारे हैं जो 4 बिग कंपनीज हैं, उनका कोई अच्छा ऑडिटर लेके उसकी ड्यूटी करनी चाहिए कि वो इनके डेली मॉनिटरिंग करे। ये जो सियासी लोग हैं ये तो अगली नौकरियों की तलाश में हैं, इन्होंने क्या करना है इमरान खान के लिए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वो कोई हल बताएं कि मॉनिटरिंग कैसे हो सकती है। बस तो एहसान साहब मॉनिटरिंग का तो जैसे कि आपने बताया एक इंटरनेशनल मतलब जो एक्सपर्ट हैं मतलब हाउसिंग सेक्टर के मतलब इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट के लोग हैं, एग्रीकल्चर से, उनकी एज एडवाइजर सारी दुनिया में खिदमत और फिर इकोनॉमिक हिटमैन है जो
वो आपको अवेलेबल है दुनिया में। आप कहीं ना कहीं से वर्ल्ड बैंक से भी मिल जाएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटियों से भी मिल जाएंगे, प्राइवेट सेक्टर में मुख्तलिफ चैम्बर्स में लोग बैठे हैं। और फिर मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में सर पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है। आप पाकिस्तान का जो लोकल पोटेंशियल है उसको भी इस्तेमाल करें। इमरान खान की जो कामयाबी है ना एहसान साहब, मैं ये समझता हूँ इस वक्त इमरान खान को हर सूरत में कामयाब होना चाहिए। अगर हुजूरी साहब, मैं यहाँ एक और चीज़ वार्निंग देने जा रहा हूँ नाज़रीन को भी और इमरान खान साहब को भी, कि अगर ये इस पे भी नाकाम हो गए तो फिर इनकी सियासी मौत वाक़या हो जानी मैं आपको बता दूँ। क्योंकि लोगों ने जो तोक़त लगाई थी वो पहले भी इनके अपने टोले ने पूरी नहीं होने दी, और अब अगर इस पे थोड़ी सी आस लगी है और हम जैसे लोग जो इनको बार बार एडवाइस कर रहे हैं कि खुदा का वास्ता है आप अपने इर्द गिर्द जो आपने एक नालायक लोगों का टोला इकट्ठा किया जो अगली नौकरी की तलाश में है, उनसे खुदा का वास्ता निजात हासिल करके वो बंदे लाएं जिन्हें इस मुल्क के साथ कोई दर्द हो, कोई तकलीफ हो, जो ये समझें कि हमें आवाम के लिए काम करना है और इमरान खान साहब की दयानतदारी को हमने आगे लेके बढ़ना है और उनकी पॉलिसीज़ को आगे लेके बढ़ना है। और इसमें अगर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो गई हर बंदे को घर नसीब हो जाएगा। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इमरान खान साहब को ये तौफीक दे और इस टोले को तौफीक दे कि ये इसमें कम से कम अपना दखल ना दें और इसको सपोर्ट करें प्रोफेशनल लोगों के हाथों जो आपको इस बारे में गाइड कर सकें, जो आपके इस बारे में आपकी मदद कर सके। कोई और चीज़ आप कहना चाहें थोड़ी सा तो बताएं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुअस्सर जो है ना, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज साहब ने मुअस्सर अभी बात की है नैब के करप्शन के सिलसिले में, इसी तरीके से मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहिब है वो इस सबसे बेहतर पोजीशन में है कि वो 184 के जरिए जो उनके पास आइन ने इख्तियार दिए हैं कि अवामी मफादात के जो मामलात हैं उसमें सुप्रीम कोर्ट बड़ी बात की सब आपने। हम चूंकि ये इतनी बड़ी राय है कि इसके बाद गुंजाइश नहीं रह जाती, तो हम अपना प्रोग्राम यही ख़त्म कर रहे हैं और इमरान खान साहब को एक बार फिर ये बात बता रहे हैं कि खुदारा इस मौके को हाथ से ना जाने दीजिएगा और आप गवर्नर स्टेट बैंक पे भी डिपेंड न करें। एक टीम लाए बाहर से जो मॉनिटरिंग करे और जो आपको आपके सोने से पहले शाम को आपके कंप्यूटर में उनकी रिपोर्ट पड़ी हो कि आज इतने घरों के लिए एप्लीकेशन आई हैं और इतने घर प्रोसेस हो चुके हैं, ये बाकियों के लिए ये होगा। और बैंक भी पाबंद हो इस चीज़ के कि हर बैंक उस मॉनिटरिंग सेल को हर रोज जिस आपने डिपॉजिट की ये रिपोर्ट लेते हैं, जिस डिफॉल्ट की रिपोर्ट लेते हैं, जिस प्रॉफिट और लॉस की स्टेटमेंट डेली बनती है बैंकों में, इसको भी डेली अपना समझ के, चूंकि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब टेक्निकल बंदे नहीं लेकिन टेक्निकल टीम तो मिल सकती है ना, उस पर काम करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा।